नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो आपका स्वागत है क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 12 दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो इस चैप्टर का है वो थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यह इस वीडियो का इस चैप्टर का पार्ट थर्ड है। इससे पहले जो पार्ट 1 एंड 2 है, उसमें मैंने चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया, एवरीथिंग जो भी नया जो राशनलाइज सिलेबस है उसमें सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर पहले दो पार्ट्स आप नहीं देखे तो उससे पहले ज़रूर देख लीजिएगा। आपको ये पार्ट समझने में और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है। और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो उसके आंसर आपको मिल जाएंगे, स्कूल्स में भी डिस्कस होते होंगे, आपके ट्यूशंस क्लासेस में भी होते होंगे। तो इसीलिए मैं जो नए नए क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करूंगा, हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। बहुत ध्यान से पढ़िएगा एमसीक्यू क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चंस आजकल ज्यादातर रॉन्ग या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फील्ड। तो सबसे पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो एक क्लोज्ड लूप के तरह होता है। The north pole of the magnetic compass is used to determine the direction of the magnetic field at a particular direct location. हाँ, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। If magnetic field lines are parallel and equidistant, they represent zero field strength. तो जब पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो क्या ये जीरो फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं? तो नहीं, ये जीरो स्ट्रेंथ नहीं डेमोन्स्ट्रेट करते, बल्कि ये यूनिफॉर्म नेचर शो करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऑप्शन डी भी पढ़ लेंगे। द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, जितना क्राउडनेस होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। ठीक है। तो पोल्स में सबसे ज्यादा क्राउडनेस होता है, इसीलिए क्लोजनेस होता है, तो इसीलिए वहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ पाई जाती है। ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसीलिए रॉन्ग है कि पैरेलल लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी है कुछ इसी तरह से एमसीक्यू कि फॉर ए करंट इन ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, north and south poles are created at the two ends. Among the given statement, the incorrect statement is, again हमें incorrect statement choose करना है। The north and the south pole exchange position when the direction of current through the solenoid is reversed. हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो जो पोल्स होंगे वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होता है वो जो अटैच होता है वो साउथ पोल से अटैच्ड होता है सोलेनॉइड का। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो नॉर्थ पोल से अटैच्ड होता है। जनरली यही फंडा है। ठीक है। Since the field lines inside the solenoid are all straight line, the magnetic field must be uniform over the whole solenoid. हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। The pattern of magnetic field associated with the solenoid is different from the pattern of the magnetic field around a bar magnet. तो ये पैटर्न जो है सोलिनॉइड और एक बार मैग्नेट में क्या सेम है या डिफरेंट? सोलिनॉइड और बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बिल्कुल ही सेम है। ठीक है। तो डिफरेंट नहीं होता, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नेटिक substance such as soft iron is placed inside the coil, the powerful magnet field creates inside the solenoid can be used to magnetize the piece. हाँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का बताया जा रहा है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमें इसे ही चूज करना है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। तो जैसे कि सोलिनॉइड देख सकते हैं आप, इसमें भी सोलिनॉइड और जो बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हूबहू इस तरह से होती है। अगर ये बार मैग्नेट ले लेंगे, मान लेते हैं ये नॉर्थ एंड साउथ पोल है, तो आउटसाइड द मैग्नेट इस तरह से जाता है और ये साउथ पोल से एंटर कर जाता है। ठीक है। तो इसमें भी सिमिलर ही होता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वायर, तो नहीं, रेडियल लाइंस नहीं होता है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर, ये भी नहीं होता। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, ठीक है, तो ये भी नहीं होता, स्ट्रेट लाइन नहीं होता पैरेलल टू। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन द वायर। हाँ, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि इस एनसीईआरटी बुक में ये फिगर दिया हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, किस तरह से होता है और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा हमें कैसे पता चलेगा, तो वो राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा, है ना। राइट हैंड थंब रूल से हमें पता चल जाएगा। थंब रूल जिसमें जो थंब होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन शो करता है और जो कर्ल्ड फिंगर्स होता है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो वेरी इजी है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अर्थ भी क्या है, एक तरह से एक मैग्नेट की तरह ही काम करता है। तो मैग्नेटिज्म अर्थ का क्यों होता है, इज ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट व्हिच इज फ्लोइंग इन द लिक्विड कोर ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ का जो है वो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि तीन लेयर्स मेनली होते हैं, कोर, मैंटल एंड द क्रस्ट। सबसे इनर मोस्ट होता है कोर, फिर मैंटल एंड क्रस्ट होता है आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, तो जो कोर होता है वो बेसिकली एक लिक्विड लिक्विड होता है, वो लगभग मोल्टेन स्टेट में होता है जिसमें बेसिकली निकल आयरन जैसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यही रीजन है अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए। ठीक है, क्योंकि इसका जो कोर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, नॉट इन द सेमी लिक्विड फॉर्म में, नॉट इन द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। व्हाट इज मीन्ड बाय अर्थिंग। ठीक है, व्हाई शुड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बी अर्थड। ठीक है, तो बहुत ये भी आपने जूनियर क्लासेस में कभी ना कभी पढ़ा ही होगा कि द मेटल बॉडी ऑफ अप्लायंसेस, जैसे कि कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसमें मेटल बॉडी यूज किया जाता है, जैसे फ्रिज, कूलर, मिक्सर, that are connected to the earth wires so that any leakage of the current to the body of the appliances goes to the earth and does not give an electric shock। ठीक है, तो ऐसे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसमें क्या किया जाता है, एक अर्थ वायर बेसिकली ग्रीन कलर का होता है, कलर कोडिंग। ठीक है, तो उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं उस अप्लायंसेस से, जो भी होगा उसको हम लोग अर्थ वायर से कनेक्ट करेंगे और उसको हम लोग अर्थ में अर्थ से कर देंगे कनेक्टेड। ठीक है, ताकि जो भी अगर बाई चांस इलेक्ट्रिक शॉक आता है तो वो हमें ना लगे और वो डायरेक्ट धरती के नीचे चला जाए। इसी इसी को ही मेनली अर्थिंग कहा जाता है और इसका मेन पर्पस ही है, एक सेफ्टी मेजर है। ठीक है, तो ऑर्डर प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स टू द यूजर्स। ठीक है, तो अगर आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स में भी देखेंगे तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में भी इस तरह से कुछ एंटीना टाइप का लगा होता है। जब थंडरिंग वगैरह होता है तो वो बिजली को खींच कर अर्थिंग किया होता है, तो बिजली को, जो बिल्डिंग होता है, वो हाउसेस होते हैं, वो डैमेज नहीं होते और ये करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाएंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स। व्हाट इज अ फ्यूज वायर मेड, सॉरी, व्हाई इज अ फ्यूज वायर मेड अप टिन लेड एलॉय एंड नॉट कॉपर। ठीक है, तो टिन लेड एलॉय का ही क्यों बनता है, कॉपर का क्यों नहीं बनता है। तो कॉपर बेसिकली क्या है, गुड कंडक्टर है, वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स है, तो इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास करा देता है। ठीक है, और कॉपर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई है इन कंपैरिजन टू एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। ठीक है, तो टिन एंड लेड का जो है एसएन एंड पीबी का जो अलॉय होता है वो, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो जब भी हीट एक्स्ट्रा करंट आएगा वो क्या हो जाएगा, वो थिन जो वायर है अलॉय का वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा तो जितने भी अप्लायंसेस है वो बच जाएंगे। तो फ्यूज का मेनली काम ही यही होता है। ठीक है, और साथ ही साथ में जो फ्यूज का सिंबल है वो भी आप ध्यान में रखिएगा कि फ्यूज का सिंबल अगर आता है तो कुछ इस तरह से होता है फ्यूज का सिंबल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन।
Give two reasons why different electrical appliances in a domestic circuits are connected in a parallel. तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी बताया था, इस चैप्टर में भी क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट्स से रिलेटेड ही है, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग ने पैरेलल में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो दो रीजंस है primarily कि if one of the appliances is switched off or get fused, there is no effect on the other appliances and they keep on operating। ठीक है, तो अगर कोई एक भी खराब हो जाएगा कुछ भी, तो बाकी को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, बस उसी को प्रॉब्लम होगा। जैसे आप देख सकते हैं जो फेरी लाइट्स होती हैं दिवाली में हम लोग मेनली लगाते हैं, उसके वो क्या होता है, वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, एक खराब होगा तो साथ ही साथ पूरा खराब होते जाता है। ठीक है, तो वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। ठीक है, लेकिन जो घर के हम लोग अप्लायंसेस यूज करते हैं वो पैरेलल कनेक्ट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीजन है कि द सेम वोल्टेज, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। ठीक है, सेम वोल्टेज ऑफ द मेन लाइन इज अवेलेबल फॉर द ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट सबको ही मिलता है। ठीक है, तो इसलिए तो ये मेन रीजंस है दो पैरेलल में कनेक्शन करने का। ठीक है, और जो फ्यूज होता है वो मैंने बताया था कि वो सीरीज में ही कनेक्टेड होता है। ठीक है, क्योंकि उसका काम ही है दूसरों अप्लायंसेस को बचाना। ठीक है, तो वो सीरीज में किया जाता है, क्योंकि अगर ये जो फ्यूज वायर है वो टूट जाएगा तो सर्किट ओपन हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, तो बाकी अप्लायंसेस जो है वो बच जाएंगे। ठीक है, तो फ्यूज जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, बाकी जो हम लोग को डोमेस्टिक यूज में अप्लायंसेस करते हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि state the right hand thumb rule to find the direction of the magnetic field around a current carrying conductor wire। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है, बहुत आसान भी है इसको समझना। ठीक है, बहुत कुछ मुश्किल मुश्किल तो है नहीं। हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड बी अफेक्टेड, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट इन द कंडक्टर एंड इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द कंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग राइट हैंड थंब रूल को देख रहे थे एक बार फिर से। तो बेसिकली हम लोग अपना राइट हैंड लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लेफ्टी भी है तो ऑब्वियसली टेक योर राइट हैंड, अगर लेफ्ट हैंड लेंगे तो गलत आंसर आ जाएगा। तो और कुछ इस तरह से जो लाइक का बटन होता है उस तरह से आप अपने हाथ को अरेंज कर लेंगे। थंब जो होगा वो मेनली हमें डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक करंट का, दैट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, ये एक्स वाई एक कंडक्टर है, इसका डायरेक्शन मान लेते हैं कि वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ में जा रहा है। ठीक है, और ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो मेनली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नॉर्थ से साउथ की तरफ में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, और जैसे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो ये आप खुद से ही करके देख सकते हैं, अप एंड डाउन करके या फिर लेफ्ट एंड राइट करके ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज करके आप देख सकते हैं। एक बार आप कर सकते हैं कि नीचे से ऊपर जा रहा है, एक बार ऊपर से नीचे आ रहा है, एक बार वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है और एक बार ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। तो चारों केस में आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा। सेकंड पार्ट जो था कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इंक्रीज करेंगे कंडक्टर में तो मैग्नेटिक इफेक्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो भी ऑब्वियसली इंक्रीज ही होगा। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। State the purpose of the soft iron core used in making an electromagnet। ठीक है, list two ways of increasing the strength of an electromagnet if the material of the electromagnet is fixed। ठीक है, तो सबसे पहला है कि पर्पस क्या है सॉफ्ट आयरन कोर। तो बेसिकली ये जो है, ये जो कॉइल्ड वायर है वो बेसिकली सोलिनॉइड है। ठीक है, सोलिनॉइड है, और ये जो अंदर वाला पार्ट है वो है सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर मतलब अगर घर में आपके जो नेल्स होती है, कील होती है ना ऐसे दीवारों में जो ठोका जाता है। ठीक है, तो वो जो कील होता है बेसिकली आप वो भी एक सॉफ्ट आयरन कोर ही है। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन कोर दैट इज इंसर्टेड इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेट मेक्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है।
thus increasing the electromagnetic strength in the process। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन कोर को मतलब ही है डालने का, क्योंकि वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो इसका बहुत जगह यूज होता है, इलेक्ट्रिक बेल्स, बजर्स, लाउड स्पीकर, हेडफोन्स, सारे ही आजकल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता ही। फिर लीस्ट टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ, हम लोग स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फिक्स्ड, बाकी जो मटेरियल है, जो सॉलिनॉइड है, वो सब कुछ फिक्स्ड है, लेकिन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ, अगर सॉफ्ट आयरन कोर को भी अगर हम लोग उसके नंबर्स को इंक्रीज कर दे तो शायद वो भी बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि मटेरियल फिक्स्ड है तो हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर के नंबर्स को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो वो भी हम लोग इंक्रीज करके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। जो दूसरे जो तरीके हैं वो है इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द कॉइल। ठीक है, करंट जो है हम लोग ज्यादा भेजेंगे ताकि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाए। या फिर हम लोग दूसरा कर सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है इन द कॉइल, जो सोलिनॉइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, उसको ज्यादा किया जाए। ठीक है, तो जैसे कि एक ये यूनिट लेंथ है और इसमें ऐसे कुछ हम लोग ने कॉइल टर्न्स लगाए। ठीक है, तो इस टर्न्स को हम लोग को बहुत ज्यादा बढ़ा देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जो है और बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, which of the following property of a proton may change while it moving freely in a magnetic field। ठीक है, freely in a magnetic field एक प्रोटॉन मूव कर रहा है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड एक मेनली क्या होता है, ये क्लोज्ड कर्व में होता है। ठीक है ना, क्लोज्ड एक सर्कुलर पाथ में होता है। ये आपने पढ़ा ही होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, तो एक क्लोज्ड पाथ में अगर प्रोटॉन मूव कर रहा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी में चेंज, क्या चेंज हो सकता है एक सर्कुलर पाथ में। स्पीड क्या चेंज होगा, नहीं होगा। मास चेंज होगा, नहीं होगा। मोमेंटम एंड वेलोसिटी, हाँ तो आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा क्लास 9th में, उसमें आपको पता ही होगा कि सर्कुलर एक यूनिफॉर्मली अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, तो वेलोसिटी जो है वो चेंज होता है। ठीक है, एंड इफ वेलोसिटी विल चेंज मोमेंटम विल आल्सो चेंज, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू m इंटू वी, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी भी, अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो ऑब्वियसली मोमेंटम भी चेंज होगा। ठीक है, तो लेकिन मास का यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा कि मास चेंज नहीं होगा, लेकिन 3 और 4 दैट इज मोमेंटम एंड वेलोसिटी विल चेंज। वेरी गुड क्वेश्चन है ये, इस टाइप क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। What are magnetic field lines? Mention two important properties of the magnetic field lines। तो बहुत आसान है, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, बेसिकली उसी को ही मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो लाइंस का हम लोग यूज करते हैं उसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज कुछ क्या है, तो अगर एक टिपिकल बार मैग्नेट ले लेंगे तो the tangent drawn at any point of the field lines indicate the direction which the north pole would move if placed at the point। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो क्लोज्ड लूप होता है, ठीक है, एक क्लोज्ड लूप बनता है। तो अगर मान लेते हैं दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आउटसाइड द बार मैग्नेट क्या होता है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ में जाता है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। सिमिलरली इधर भी क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। ठीक है, बट इनसाइड द बार मैग्नेट क्या होता है, वो साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में जाएगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ गया, साउथ से अगेन नॉर्थ की तरफ आ गया, तो एक क्लोज्ड लूप बन जाता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है। फिर क्लोज्ड लूप में जो टेंजेंट होता है उससे हम लोग कोई भी एक सर्कल में आपने पढ़ा होगा कि सर्कल एक जो टेंजेंट होता है वो उससे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, और आउटसाइड इनसाइड मैंने बता दिया। फिर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द लाइन। ठीक है, इसीलिए देख सकते हैं कि क्लोजनेस सबसे ज्यादा कहाँ है, तो पोल्स के आसपास में। ठीक है ना, दोनों ही पोल्स में है, और बीच वाले रीजन में बहुत कम है। और जितना हम लोग मैग्नेट से दूर जाएंगे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है
वो कमजोर होते जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टीज ही है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है वो कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे हमें दो डायरेक्शन पता चलेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट से हमें दो डायरेक्शन कभी भी पॉसिबल ही नहीं है पता चलना। ठीक है, तो ये तीन चार प्रॉपर्टीज है, मेन प्रॉपर्टीज, जिसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान जरूर है लेकिन इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और ये डायग्राम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस ड्यू टू current flowing into a circular coil and solenoid carrying current। ठीक है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर देख सकते हैं तो ये दोनों ही है। ठीक है, कि करंट फ्लोइंग इनटू अ सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग स्ट्रेट वायर का समझे थे, एक उसी तरह से सर्कुलर कॉइल में भी क्या होता है, तो सर्कुलर कॉइल भी बेसिकली क्या है, एक स्ट्रेट वायर का ही बना होता है। और ये मैंने बहुत डिटेल में आपको पार्ट टू में भी बताया था, पार्ट वन में भी बताया है, दोनों ही। ठीक है, ये पार्ट टू में था और ये पार्ट वन में मैंने डिटेल में बताया था, आप प्लीज वहां पर देख लीजिएगा फिर से। तो बेसिकली इसमें जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे ही हम लोग डायरेक्शन को चेंज करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का थ्रू द कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और ये सोलिनॉइड वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाँ, सोलिनॉइड में इतने सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाना जरूरी नहीं है, आप ऊपर दो और नीचे दो करके ऐसे दिखा सकते हैं। और इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी इलेक्ट्रिक, जो ये बैटरी है उसका डायरेक्शन शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पता चल सकता है ना किधर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जो प्लस वाला, जैसे मैंने बताया, प्लस टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो होता है उससे जो एंड कनेक्टेड होता है सोलिनॉइड का वो साउथ पोल होता है जनरली। एंड जो लेफ्ट, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो नॉर्थ पोल से मेनली कनेक्ट होता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये दोनों को प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाता है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर कर लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में अच्छे खासे क्वेश्चंस है। और जो हमने ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ा था उसमें है, लेकिन इस चैप्टर से कम क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 2 किलोवाट पावर रेटिंग इज फंक्शनड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 volt that has a current rating of 5 ampere. What will be the result according to you? Explain। ठीक है, तो मेनली जो हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था, फॉर्मूला क्या है, द करंट कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रिक ओवन। तो हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो इक्वेशन आपको याद रखना ही पड़ेगा। फिर आई क्या हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट विल बी P बाई V। ठीक है, तो पावर दिया गया है, पावर कितना है, 2 किलोवाट। ठीक है, तो 2 किलोवाट, इसको हम लोग को वॉट में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वॉट जो है वो एसआई यूनिट है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2 किलोवाट को कन्वर्ट करेंगे तो 2000 वॉट हो जाएगा। और वोल्टेज ऑब्वियसली 220 वोल्ट दिया गया है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट आया वो आ गया 9.09 एम्पियर। ठीक है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक ओवन का करंट रेटिंग क्या दिया गया है, 5 एम्पियर। तो क्या होगा, जब करंट रेटिंग ही 5 एम्पियर दिया लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है, करंट कंज्यूम्ड जो हो रहा है इलेक्ट्रिक ओवन में, वो तो आ रहा है 9.09, जो कि वो एक्सीड कर जाएगा, है ना। सेफ लिमिट तो 5 एम्पियर का था, वो उससे एक्सीड कर जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, द फ्यूज टू मेल्ट एंड द ब्रेक द सर्किट। ठीक है, तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा। अगर ब्रेक नहीं होगा तो ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप उम्मीद कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस इसी को ही थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न करके दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का ही बेसिकली क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं कि एक्सप्लेन व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग इन एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, तो ये भी
बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे होंगे शॉर्ट सर्किट, जो वायर्स में जो प्लास्टिक इंसुलेशन होती है पीवीसी की, ठीक है, इंसुलेशन ऑफ द लाइव वायर बेसिकली रेड कोटिंग होती है, न्यूट्रल वायर जो होती है वो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। तो अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं है या किसी कारणवश उसकी पीवीसी कोटिंग जो है निकल गई है, और अगर वो दोनों ही वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, आपस में एक दूसरे के साथ टच करेंगे, तो इस टचिंग के कारण ही, टचिंग ऑफ द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर इज नोन एज बेसिकली शॉर्ट सर्किट। ठीक है, द करंट पासिंग थ्रू द करंट सर्किट फॉर्म्ड बाय दिस वायर इज वेरी लार्ज एंड consequently a high heating effect is created which may lead to fire। ठीक है, एंड ओवरलोडिंग इन एन इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या होता है, तो द करंट फ्लोइंग इन ए डोमेस्टिक wiring at a particular time depends upon the power rating of the appliances being used। ठीक है ना, हर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस उसकी पावर रेटिंग होती है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक पावर सर्किट जो हमारे घरों में जनरली इंडिया में यूज किए जाते हैं वो मेनली 15 एम्पियर की होती है और 5 एम्पियर की। 15 एम्पियर जिसमें ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे गीजर हो गया, ओवन हो गया, उसके लिए होती है। 5 एम्पियर तो वो बल्ब फैन के लिए होती है। ठीक है, तो इफ टू मेनी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ हाई पावर रेटिंग, ठीक है, हाई पावर रेटिंग जैसे गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, ये सब अगर आर स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम, ठीक है, दे ड्रॉ एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट थ्रू द सर्किट, है ना, क्योंकि इनको पावर ज्यादा चाहिए ना चलने के लिए, तो बहुत ज्यादा करंट ये विड्रॉ कर लेंगे। दिस इज नोन एज मेनली ओवरलोडिंग। ठीक है, तो यही ओवरलोडिंग होता है। जैसे अगर एक लेमन की तरह अगर एग्जांपल दूं, तो अगर आप बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसकी वो वॉमिटिंग शुरू हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा खाना खाने से। ठीक है, तो उसी तरह से ओवरलोडिंग के कारण क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग बहुत मिलते जुलते ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि व्हाट सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ओवरलोडिंग से बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहला है अवॉइड यूजिंग टू मेनी प्लग्स टू कनेक्ट टू टू मेनी डिवाइस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्लग्स, ये सब पब्लिक प्लेसेस में बहुत ज्यादा यूज होता है, स्पेशली रेलवे स्टेशन पे आपने देखे होंगे बहुत ज्यादा, एक ही बोर्ड पे बहुत सारे प्लग्स, मल्टीपिन प्लग्स लगा दिए जाते हैं और चार्ज किए जाते हैं, उससे आपके फोन ही डैमेज होंगे। ठीक है, तो ऐसे जगह में ना कीजिए। अवॉइड यूजिंग टू मेनी अप्लायंसेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो बहुत ज्यादा अप्लायंसेस यूज करने से होगा ही। अप्लायंसेस विद फॉल्ट शुडंट बी कनेक्टेड टू द सर्किट, और अगर वायरिंग ठीक से ना की गई हो, या जो इलेक्ट्रिशियन जो वायरिंग करके गया वो सही से कनेक्ट ना करके गया हो, लूज वायरिंग किया हो, तो ये सबसे ओवरलोडिंग हो सकता है। जो पावर रेटिंग्स वाले होते हैं, जो जिस तरह की पावर रेटिंग है उसको ही यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अगर गीजर ओवन यूज करना है तो ऑब्वियसली हमें 15 एम्पियर वाले यूज करने चाहिए। ठीक है, तो वो सब देखना जरूरी है। तो अब हम लोग ओवरलोडिंग से बच सकते हैं, और साथ ही साथ में जो वायर यूज किया जाता है या अप्लायंस जो भी हम लोग स्विच, प्लग्स वगैरह सॉकेट्स खरीदते हैं वो भी अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत बेसिक है लेकिन बहुत बार अगर ये लंबे क्वेश्चन 3 मार्क्स के आ जाएंगे तो आपको पॉइंट्स नहीं सूझेंगे, तो इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस पे डिस्कस कर ले रहा हूँ कि बार मैग्नेट्स बेसिकली क्या होता है, तो एक टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट होता है, बट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, तो एक टेम्पररी मैग्नेट है। ठीक है, and bar magnet produces a comparatively weak force of attraction। ठीक है, तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बार मैग्नेट, ऑब्वियसली कभी ना कभी आपने देखा ही होगा बार मैग्नेट। whereas the electromagnet it produces a very strong magnetic force। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होता है। बार मैग्नेट जरूरी नहीं है कि अलग अलग शेप्स के भी होते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शेप के, हॉर्सशू शेप के अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे ही परमानेंट मैग्नेट्स हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट्स कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का स्ट्रेंथ हम लोग चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को ज्यादा करके या नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं।
फिर बार मैग्नेट्स का जो पोलैरिटी होता है वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। ठीक है, अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्थ पोल ही रहेगा। ठीक है, वो साउथ पोल नहीं बनेगा। ठीक है, तो पोलैरिटी सेम ही रहेगा। एंड इसमें क्या होता है, पोलैरिटी हम लोग चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग जो बैटरी है उसका पोलैरिटी चेंज कर देंगे, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है अगर वो चेंज कर देंगे तो पोलैरिटी जो है पोल्स भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये प्लस साइन इधर में, तो ये जो होगा साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा। अगर यहाँ पर पोलैरिटी चेंज हो जाएगा तो ये अगेन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने और समझने मिला होगा। लगभग जिस हम लोग 16 क्वेश्चंस डिस्कस किए अलग अलग टाइप्स के, तो ऐसा क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, और क्योंकि बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे रैशनलाइज सिलेबस में उसको डिलीट कर दिया गया, इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर वगैरह। फिर एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, ये सब मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस किया था, आप वहाँ पर भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट या कम कुछ कहना है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कह सकते हैं। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट एक न्यू चैप्टर के साथ में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।